डियर स्टूडेंट्स, उड़ान द फ्लाई में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आज पुनर्जागरण काल में कला में क्या प्रगति हुई इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया कि पुनर्जागरण काल में साहित्य में क्या प्रगति हो रही है। इटली और इटली के बाहर जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड के साहित्यकार और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था। आज हम लोग कला में क्या प्रगति हुई पुनर्जागरण काल में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि मध्यकाल में धर्म का प्रभाव अधिक है। आप लोगों को मालूम ही हो गया है कि तो कला भी धर्म की क्या है, कठपुतली है। मध्य युग में कला भी धर्म की कठपुतली थी, लेकिन जब पुनर्जागरण कालीन दौर शुरू हुआ तो पुनर्जागरण कालीन भावना ने कला को धर्म के पंजे से मुक्त किया और पुनर्जागरण काल में कला कौशल में इतनी अत्यधिक प्रगति हुई कि इतिहासकारों ने इसे कला का स्वर्ण युग कहा है। इतनी अधिक प्रगति हुई, इसीलिए इतिहासकारों ने पुनर्जागरण कालीन कला को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। कला के क्षेत्र में इतनी प्रगति और इतनी शानदार प्रगति इसके पहले और इसके बाद कभी नहीं हुई। कला में भी कला के भी कई क्षेत्र थे, जैसे चित्रकला, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को भवन निर्माण कला भी कहा जाता है। फिर उसके बाद मूर्ति कला और संगीत कला। तो इन समस्त क्षेत्रों में प्रगति हुई। तो सबसे पहले हम लोग चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि जो पुनर्जागरण कालीन चित्रकला है उस पे भी मानववादी जो सोच है, जो मानववादी जो प्रवृत्ति है, उसका गहरा प्रभाव पड़ा और मनुष्य जीवन का महत्व बढ़ा। तो चित्रकला को भी मानववादी प्रवृत्ति ने क्या किया, मानववादी प्रवृत्ति ने उस पे कला पे भी प्रभाव डाला। अब इस काल में जो प्रमुख चित्रकार हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है लियोनार्डो दा विंची का, जो फ्लोरेंस का निवासी है। इसने क्या किया कि प्रकाश व छाया का संतुलित प्रयोग किया और इसकी दो जो प्रमुख जो कृतियां हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। पहला है मोनालिसा और दूसरा है द लास्ट सपर। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के बारे में, मोनालिसा की पेंटिंग आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही लोकप्रिय ये पेंटिंग है। और लास्ट सपर में लियोनार्डो दा विंची ने क्या किया कि पहली बार त्रिआयामी चित्रांकन यानी 3D चित्रांकन किया। और दूसरा जो प्रमुख चित्रकार है वो है माइकल एंजेलो, जिसकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है लास्ट जजमेंट। और एक और भी बहुत ही महान चित्रकार है इस युग का जिसका नाम है राफेल, जिसकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है सिस्टाइन मैडोना। तो इन चित्रकारों ने नए नए प्रयोग किए और जो जो भी पेंटिंग बनाई वो विश्व प्रसिद्ध हो गई और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। मध्यकाल में जो चित्रकार होते वो उसी रंग का प्रयोग कर सकते थे जो चर्च कहता था। यदि चर्च ने किसी रंग की मनाही की तो उस रंग का प्रयोग आप नहीं कर सकते। लेकिन पुनर्जागरण काल में पहली बार तैलीय चित्रकारी शुरू हुई
ऑयल पेंटिंग क्यों शुरू हुई? क्योंकि ये लंबे समय तक अस्थायी रह सकती थी, लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती थी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये महान जो चित्रकार हैं, वो चाहे लियोनार्डो दा विंची हो, चाहे माइकल एंजेलो हो या राफेल हो, इन लोगों ने क्या किया कि तैलीय चित्रकारी शुरू कर दिया और त्रिआयामी चित्रांकन का दौर शुरू हुआ। अब हम लोग आते हैं स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हुए। अब जो है श्रृंगार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, अलंकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, मेहराब और स्तंभों पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। और रोम में निर्मित होने वाला सेंट पीटर का गिरजाघर पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है, जिसका निर्माण बड़े ही भव्य तरीके से किया गया और बहुत ही खूबसूरत गिरजाघर है, चर्च है। इस युग के जो प्रमुख जो स्थापत्यकार हैं उनमें नाम है ब्रुनेलेस्की का और पोलेसिया का। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापत्यकार हैं। उसी तरीके से मूर्ति कला के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग किए गए। अब ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई जाने लगी जिसको देख के ही वो प्रकृति और मानव का अद्भुत मिलन की ऐसी मूर्तियां बनाई जाने लगी। जैसे इस युग का महान मूर्तिकार है माइकल एंजेलो, जो चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, और उसने दो मूर्ति बनाई जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। एक का नाम है डेविड और दूसरे का नाम है पियथा। पियथा को देख करके स्वतः करुणा उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से मूर्ति कला के क्षेत्र में भी इस युग में नए नए प्रयोग किए गए और मानव और प्रकृति को मिला करके मूर्ति का निर्माण किया जाने लगा। संगीत कला के क्षेत्र में भी नए नए वाद्य यंत्रों का प्रयोग शुरू हुआ। मध्यकालीन लगभग जितने भी वाद्य यंत्र थे उनकी जगह पे नए नए वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वायलिन का दौर भी, वायलिन की शुरुआत भी पुनर्जागरण काल से ही शुरू होती है और धीरे धीरे वायलिन बहुत ही फेमस हो गया। तो आप लोगों को याद रखना है कि संगीत के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हुए, नए नए वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा और वायलिन की शुरुआत भी पुनर्जागरण काल से ही होती है। तो इस तरीके से और संगीत में अब धार्मिक और लौकिक संगीत का भेदभाव समाप्त हो गया। मध्य युग में क्या था, धार्मिक संगीत का ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन अब धार्मिक और लौकिक संगीत का भेदभाव समाप्त हो गया। तो इस तरीके से पुनर्जागरण काल में जो कला के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला, सब में आप देखेंगे कि महान महान प्रतिभाएं पैदा हो रही हैं और उन्होंने अपने तरीके से कला के निर्माण में योगदान दिया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण कालीन कला में मौलिकता भी है, सौंदर्य भी है और सजीवता भी है। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग उड़ान द फ्लाई को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए ताकि हम लोग और बेहतर ढंग से काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।